हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमनदीय स्थलाकृतियों अर्थात ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बारे में। यह वीडियो इस टॉपिक से संबंधित तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी इस टॉपिक से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप इनको अवश्य देखें, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा होने के कारण से इस वीडियो के 3 पार्ट बनाए गए हैं। तो आप इस टॉपिक से संबंधित तीनों वीडियो अवश्य देखें। सबसे पहले हम देखते हैं हिमनद का परिवहन तथा निक्षेपण कार्य। हिमनद द्वारा परिवहन किए जाने वाले पदार्थों में शिलाखंड, कंकड़ पत्थर, रेत कण, मिट्टी आदि शामिल किए जाते हैं। इन पदार्थों को सम्मिलित रूप से ग्लेशियल ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि हिमनद के परिवहन के दौरान मिट्टी, कंकड़ पत्थर आदि जो है वो साथ में बहते हैं। हिमनद द्वारा जमा किए गए पदार्थों में हिम ड्रिफ्ट, ग्लेशियल ड्रिफ्ट तथा उससे बने हिमोर यानी कि मोरेन्स अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिमानी द्वारा जमा किए गए अवर्गीकृत तलछट को सम्मिलित रूप से टिल के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं निक्षेप जनित स्थलाकृति के बारे में। सबसे पहले है हिमोर। हिमनद अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थों से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है। इनकी एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है। इन पदार्थों को जब हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता है तो उनका निक्षेप यानी कि कहीं कहीं उनका जमाव जो वो हो जाता है। हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को ही हिमोड के नाम से जाना जाता है। हिमोड का वर्गीकरण उनके निक्षेप के स्थान के आधार पर 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है पार्श्विक हिमोड, लेटरल मोरेन। दूसरा है मध्यवर्ती हिमोड, मीडियल मोरेन। और तीसरा है तलीय तलस्थ हिमोड, ग्राउंड मोरेन। और चौथा है अंतिम या अंतस्थ हिमोड, टर्मिनल मोरेन। यहाँ हम इसमें देख सकते हैं जो 4 तरह के हिमोड बताए गए हैं वो अलग अलग जगह यहाँ पर इस स्लाइड में दिखलाए गए हैं। और इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जो हिमोड का जो जमाव है वो किस प्रकार अलग अलग प्रकार से संपन्न होता है। इस स्लाइड में भी हमें देख सकते हैं कि जो हिमोड के अलग अलग प्रकार बताए हैं वो किस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। दूसरा है ड्रमलिन। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलासम मृत्तिका उनकी बोल्डर क्ले द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होते हैं। यानी कि इनका जो आकार है वो उल्टी नौका के समान होता है। ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी भी कहा जाता है। ड्रमलिन या हिमनद के मुख की ओर का भाग खड़े ढाल वाला तथा थोड़ा खुरदरा होता है, परंतु दूसरा ढाल अर्थात जिस ढाल से होकर हिमनद उतरता है वह मंद तथा सम ढाल होता है। यहाँ हम देख सकते हैं इस स्लाइड में कि किस प्रकार से जो ड्रमलिन है उसका निक्षेप जो है वो इस स्लाइड में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं हिमानी जलोढ़ निक्षेप तथा स्थलाकृति। घाटी हिमनद प्रवाहित होने के बाद जब ऐसे स्थल में पहुंच जाता है जहां पर तापमान इतना अधिक होता है कि हिम अपने रूप में नहीं रह पाता, तो हिमनद का अग्रभाग पिघलने लगता है। इस क्रिया को हिमनद का अवसान या अवनेशन के नाम से जाना जाता है। हिम के पिघलने से प्राप्त जल हिम के अग्रभाग जल धारा के रूप में निकल पड़ता है। यह जल धारा अपने साथ हिमनद के मलबे को दूर तक परिवहन करती है तथा उसे यथा स्थान पर जमा भी करती है। कि हिम के पिघलने के बाद में उसके अग्रभाग के साथ में जो पानी आगे की ओर बहता है उसमें बहुत सारा मलबा है वो भी आगे की ओर परिवहन होके चलता है। इस तरह से हिमनद तथा जल के सम्मिलित रूप से निक्षेपण क्रिया को हिमानी जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। इस तरह निक्षेपण द्वारा कई प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है जिन्हें जल तथा हिमनद द्वारा बने स्थल रूप के नाम से जाना जाता है। हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा बने स्थल रूपों में निम्न स्थल रूप जो है वो अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एस्कर, कैम, कैम्बेदिका,
हिमनद अपक्षय, केटल, केटल ग्रतिका, हिमनद अपक्षय। और यहाँ पर ये जितने भी स्थल रूप बताए गए हैं वो इस स्लाइड के माध्यम से हम इनको देख सकते हैं कि इनका जो रूप है धरातल पर किस प्रकार से दिखलाई देता है, ये इस डायग्राम के माध्यम से दिखलाए गए हैं। यहाँ इसमें भी डायग्राम के माध्यम से हम जो अलग अलग स्थल रूप है वो किस प्रकार से बनते हैं, यहाँ इन सब के अलग अलग जो नाम जो है वो दे रखे हैं। इनके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हिमनद द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से इस स्लाइड में भी दिखलाया गया है कि हिमनद के द्वारा निक्षेप के दौरान कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण जो है वो संपन्न होता है। अगला है एस्कर। हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिम के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे, संकरे, लहरदार कटक होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना जो है वो बजरी, रेत, कंकड़, पत्थर आदि के द्वारा संपन्न होती है। यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एस्कर का जो निर्माण है वो हिमनद के द्वारा संपन्न होता है। यहाँ इस स्लाइड में दो अलग अलग फोटो दिए गए हैं, दोनों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि एस्कर की जो शेप है वो किस प्रकार की दिखाई देती है। नेक्स्ट है केम। हिमनद के अग्रभाग पर हिम के पिघलने के कारण कुछ मलबा का निक्षेप ढेर के रूप में या टीले के रूप में हो जाते हैं कि हिमनद का अग्रभाग जैसे पिघलता है तो थोड़ा मलबा वहां पर ढेर के रूप में जम जाता है। इस तरह के टीलों को केम कहा जाता है। केम के जो किनारे हैं वो तेज ढाल वाले होते हैं और केम की रचना बजरी के द्वारा संपन्न होती है। कई केम आपस में मिलकर केम कटक, केम हिमोड तथा केम वेदिकाओं की रचना करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसमें जो गोला बनाया हुआ है स्लाइड में किस प्रकार से केम की जो रचना है वो हिमनद के द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट है केटिल तथा हमक। केम के विपरीत केटिल कर्व यानी कि डिप्रेशंस होते हैं। हिम के बड़े बड़े टुकड़ों के पिघल जाने पर केटिल का निर्माण होता है। केटिल के मध्य में कई छोटे छोटे टीले होते हैं जिन्हें हमक के नाम से जाना जाता है। यानी कि केटिल से हमारा तात्पर्य है कि ये एक तरह का डिप्रेशन या गड्ढा होता है और हिम के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं पिघल जाने से इसका निर्माण होता है और इसके बीच में छोटे छोटे टीले होते हैं जिनको हमक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि केटिल की जो शेप है वो किस प्रकार की हिमानी वाले क्षेत्र में दिखलाई देती है। नेक्स्ट है हिमानी अपक्षेप, आउटपास प्लेन। हिमानी के अग्रभाग में पिघली हुई हिम का जल नदी के रूप में बहने लगता है। ये जल अंतिम हिमोड के पीछे इकट्ठा हो जाता है जिससे अंतिम हिमोड के पदार्थ फैलकर वहीं निक्षेपित हो जाते हैं, कि वहीं पर ये जम जाते हैं। इसे ही हिमानी अपक्षेप के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस डायग्राम में हम ये देख सकते हैं आउटवाश प्लेन जो है किस प्रकार से इसका जो निर्माण है वो हिमनद वाले क्षेत्र में संपन्न होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं परिहिमानी प्रक्रम एवं स्थल रूप, पेरीग्लेशियल प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म्स। परिहिमानी का शाब्दिक अर्थ हिमानी के आसपास अराउंड द आइस होता है, इनकी इसका अर्थ होता है हिमानी के आसपास, परंतु इसका प्रयोग परिहिमानी स्थलाकृति तथा परिहिमानी जलवायु दोनों रूपों में आमतौर पर किया जाता है। परिहिमानी जलवायु उसे कहते हैं जहां पर तापक्रम इतना नीचा होता है, यानी कम होता है कि हिमपात तो होता है परंतु उससे हिमागार यानी कि स्नोफिल्स तथा हिमानी का जो आविर्भाव है वो नहीं हो पाते, यानी कि हिमानी उससे उत्पन्न जो है वो नहीं हो पाती है। परिहिमानी जलवायु दो तरह की होती है। आइसलैंड यानी कि सागरीय आर्द्रतुल्य जिसमें औसत वार्षिक वर्षा तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है तथा अधिकांश वर्षा शीतकाल के में हिम के रूप में होती है। एवं दूसरा है साइबेरिया तुल्य यानी कि महाद्वीपीय आर्कटिक तुल्य
जिसमें तापमान अत्यंत कम रहता है। शीतकाल में तापमान -60 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और वर्षा हल्की होती है। शीतकाल में वर्षा हिम के रूप में तथा लघु अवधि वाले ग्रीष्मकाल में जल के रूप में इन क्षेत्रों में संपन्न होती है। नेक्स्ट है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट से तात्पर्य है, सर्वप्रथम मूलर महोदय ने 1947 में परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जिसका तापमान वर्षों तक हिमांक से नीचे रहता है तथा वह भाग हिमीकृत यानी कि फ्रोजन अवस्था में रहता है। यानी कि इससे तात्पर्य कि वो जो क्षेत्र है वो एकदम से जमा रहता है वर्षों से या सदियों तक। किर्क ब्रायन ने ऐसे क्षेत्रों के लिए परजिलिसोल शब्द का उपयोग किया जिसका तात्पर्य होता है सतत जमा हुआ धरातल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो परमाफ्रॉस्ट है वो किस प्रकार से उसकी जो संरचना है धरातल पर दिखलाई देती है, और इससे बताया गया पहले वाले स्लाइड में सिंपल सा तात्पर्य होता है कि वर्षों से जमी हुई जो बर्फ है एकदम से फ्रोजन अवस्था में, उसी को इसके अंतर्गत जो है वो शामिल किया जाता है। यहाँ पर ये परमाफ्रॉस्ट का क्षेत्र दिया गया है कि किन किन क्षेत्रों में जो है परमाफ्रॉस्ट का जमाव जो है वो संपन्न होता है। यहाँ जो परमाफ्रॉस्ट की जो कैटेगरी है उसको इस स्लाइड में इस पिक्चर में दिखलाया गया है कि किस कैटेगरी जो परमाफ्रॉस्ट है उसका जो जमाव है वो कितना कितना क्षेत्र में मिलता है। इसी प्रकार परमाफ्रॉस्ट क्षेत्रों को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है अविच्छिन्न परमाफ्रॉस्ट, कंटिन्यूइंग परमाफ्रॉस्ट। दूसरा विच्छिन्न परमाफ्रॉस्ट, डिसकंटिन्यूअस परमाफ्रॉस्ट। और तीसरा है विकीर्ण परमाफ्रॉस्ट, स्पोडियक परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट मंडल के बीच भी छिटपुट रूप में कुछ भाग पीली अवस्था में रहता है, यानी कि उसके बीच में भी थोड़ा कुछ भाग जो है पिघली हुई अवस्था में रहता है। इस तरह के भाग को अनफ्रोजन को टोलिक्स के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ में ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए इसके तीनों वीडियो आप अवश्य देखें, और आपको अगर डिटेल में कुछ स्टडी करनी है तो आप इनमें से किसी बुक की स्टडी जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ में ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो से इस टॉपिक संबंधित आपको जो PDF नोट्स चाहिए तो यहाँ एक लिंक दिया हुआ है, गूगल प्ले स्टोर में है माई बुकलो ऐप, उसको डाउनलोड करके उससे आप जो है PDF नोट्स जो है इसके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू।